नमस्कार साथियों, एचपी स्टडी क्लब पर आपका स्वागत है। आज हम आपको भौतिक विज्ञान के गति के नियम इनको कंप्लीट कराएंगे। भौतिक विज्ञान में हम गति के समीकरण करा रहे थे, तो गति के समीकरण वैसे मैंने लिखा दिए थे। आप आज इनके ऊपर न्यूमेरिकल के ऊपर चर्चा करेंगे। तो न्यूटन के गति के नियम तो अलग हैं, ये जो गति के समीकरण हैं इनको देख लीजिए। पहले इनमें पहला जो समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, इससे हमें त्वरण की परिभाषा मिलती है। इससे हमें त्वरण पता चलेगा v माइनस यू बराबर क्या होगा, ए टी। टी बराबर यहाँ से a भी निकाल सकते हैं और t भी निकाल सकते हैं, तो a बराबर क्या होगा, v माइनस यू बट्टे टी। इससे हमें त्वरण तो पता चल जाएगा। इस पे आधारित न्यूमेरिकल है, जैसे पहला है, अगर कोई गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है तो इसका प्रारंभिक वेग u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अगर इसमें हम ब्रेक मारें, गाड़ी के ब्रेक मारें, तो इसमें मंदन होगा और गाड़ी को रोक दिया गया है, तो अंतिम वेग इसका हो गया v बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड। गाड़ी को रुकने में लगभग 10 सेकंड का समय लगा, तो इसका त्वरण या मंदन पूछेगा। तो त्वरण क्या होता है, a बराबर v माइनस यू बट्टे टी। तो 0 माइनस 20 बट्टे 10 माइनस 20 बट्टे 10 माइनस के 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसलिए ये 2 मीटर प्रति सेकंड होगा। और इसका जो माइनस का चिन्ह है ये इसके त्वरण की दिशा को बता रहा है। मतलब गाड़ी रुक रही है तो माइनस का चिन्ह आएगा, अगर गाड़ी आगे बढ़ रही है, एक्सीलरेशन हो रहा है उसमें, तो प्लस का आता है। ठीक है, इसी आधार पर जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति किसी पत्थर को ऊपर की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंकता है और पत्थर 10 सेकंड में नीचे आ जाता है। तो बताइए पत्थर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। अब ये जो, तो चलिए भाई साहब इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे हम 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। ठीक, इसमें जो प्रारंभिक वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो u का मान हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। और इसमें टाइम दिया है हमें 10 सेकंड का। पत्थर कितनी ऊंचाई तक जाएगा, तो इसके लिए हम गति का दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस 1/2, एक ही जगह पे गुरुत्वीय त्वरण जीटी ले लेंगे, जीटी स्क्वायर हो जाएगा। s बराबर होता है, u का मान कितना है हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड, टाइम 10 सेकंड का है, तो मल्टीप्लाई 10 प्लस 1/2, जी का मान 10 ले लेते हैं, टी स्क्वायर है मतलब 10 का स्क्वायर, तो ये 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, 10 गुणा 10 100 हो जाएगा, प्लस 5 गुणा 10 का स्क्वायर 100, तो ये 100 प्लस 500, 500 और 100 टोटल 600 मीटर की डिस्टेंस आई, मतलब टोटल ऊंचाई 600 मीटर की होगी। अब इसमें जाने का और आने का दोनों की दूरी मिला के 600 मीटर है। तो अगर एक ऊंचाई तक ही पूछा जाए तो केवल जाने की ऊंचाई या आने की ऊंचाई पूछे तो जाने की ऊंचाई, तो 600 का आधा हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो डिस्टेंस हो गई, आने की और जाने की, तो इसमें 300 मीटर की डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया गति का दूसरा समीकरण पर आधारित क्वेश्चन। s बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। इसकी जगह पे गुरुत्वीय त्वरण लेना है, ऊपर फेंकनी है कोई वस्तु या नीचे जानी है तो जी टी लोगे, अन्यथा ए टी स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अच्छा तीसरा समीकरण क्या होता है गति का, तीसरा समीकरण होता है
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें टाइम नहीं दिया हो तो ये समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें प्रारंभिक वेग दिया है, अंतिम वेग अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और त्वरण और दूरी ये दी हो तो इसके आधार पर हम ये तीसरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो गति के समीकरण है ये आपकी समझ में आ गए होंगे। मैं इन पे आधारित जो न्यूमेरिकल हैं इनको पूरी फिजिक्स खत्म कराने के बाद एक तरह से चैप्टर वाइज पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। तो फिलहाल में तो मैं इनको यहीं पे छोड़ देता हूं। इसके बाद अब हमारा अगला शुरू होता है न्यूटन के गति के नियम। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलेंगे न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने सन 1687 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित कराई थी। ये एनटीपीसी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि न्यूटन ने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसमें न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, वो कब प्रकाशित थी। तो न्यूटन की 1687 में न्यूटन ने प्रिंसिपिया पुस्तक में गति के 3 नियम दिए, जिसमें जो पहला नियम है गति का पहला नियम, इसे हम, इसका दूसरा नाम है जड़त्व या गैलीलियो का नियम। इसको जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है कि न्यूटन के पहले नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसको जड़त्व का या गैलीलियो का नियम कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये नियम की जो परिभाषा है उसको दिखा देता हूं। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो वह अपनी अवस्था में ही रहती है। अब अवस्था में रहती है का मतलब ये है कि अगर गति अवस्था में, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी। यदि स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी। ये अनंत काल तक उसी अवस्था में पड़ी रह सकती है, क्योंकि जब कोई बाह्य बल काम करता है तो वो वस्तु या तो रुक जाएगी या अपनी जगह पे स्थिर हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई बॉल जैसे फेंकी है जमीन पे तो वो जमीन पे चलती ही रहेगी, किंतु ऐसा असंभव नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि पृथ्वी पे एक तो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, दूसरा बॉल पे घर्षण बल भी काम करता है, तीसरा हवा का प्रेशर भी रहता है, तो बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं। इस वजह से वो जो बॉल है वो रुक जाती है, कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। तो इस नियम के आधार पे आप क्वेश्चन समझ सकते हो, जैसे अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट घूमते रहते हैं, पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं, तो वो भी ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल इसके क्या होंगे, पहला तो हो जाएगा जैसे किसी कंबल को अगर छड़ से पीटते हैं, डंडे से पीटते हैं, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। क्यों अलग हो जाते हैं? क्योंकि क्या होता है कि कंबल तो अपनी स्थिर अवस्था में है,
और उस पर जो डंडा मारा उसकी वजह से कंबल का जो हिस्सा है उस पर गतिशील अवस्था हो गई और धूल के कण उसी अवस्था में है, तो उस वजह से क्या होता है कि वो अपनी अवस्था में रहते हैं और जैसे फटकारते हैं, कंबल को फटकारते हैं, झाड़ते हैं, तो उसमें भी यही होता है, कंबल गतिशील अवस्था में या कण उसी अवस्था में, इसलिए वो झड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ऐसे ही जब चलती हुई गाड़ी पे हम अचानक ब्रेक कोई मार दे तो ब्रेक मारने से क्या होता है कि व्यक्ति को आगे की ओर धक्का लगता है, क्योंकि हम उसी अवस्था में चल रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, किंतु गाड़ी ने ब्रेक लगा दिए तो हमारी अवस्था का परिवर्तन का विरोध हुआ और हम आगे पहुंच गए। इसी वजह से जैसे ट्रेन में कोई सिक्का उछालता है तो सिक्का उछालने पर वो सिक्का उसी के हाथ में आके गिरता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिक्का भी ट्रेन के साथ साथ मूवमेंट करता रहता है और सिक्का उसी व्यक्ति के हाथ पे आके गिरता है। जैसे घोड़े पे बैठते टाइम पे घोड़ा अचानक चल दे तो पीछे की ओर गिर जाते हैं, या जैसे किसी गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी में भी पीछे की ओर बैठे हुए हो अचानक गाड़ी चल दे तो पीछे की ओर धक्का लगता है, तो ये सब जड़त्व के उदाहरण में आते हैं। तो इसके एग्जांपल्स और ले लेते हैं। गाड़ी के अचानक चलने पर बैठे व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगना, तो ये सब न्यूटन के जड़त्व के पहले नियम में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन के जड़त्व का दूसरा नियम। तो चलिए अब हम इसका दूसरा नियम पढ़ते हैं। गति का दूसरा नियम। इस दूसरे नियम के बारे में हम डिटेल में चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें कंपटीशन के ही बारे में पढ़ना है। अगर हमें 9th-10th का पढ़ना है तो हम इसके बारे में कुछ डिटेल में ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं। 9th की इंग्लिश मीडियम की बुक में इसके न्यूमेरिकल भी दिए हैं, सॉल्यूशन भी दिया है कैसे सिद्ध करना है, तो इसको हम बाद में करेंगे। अभी हमें जो कंपटीशन पर फोकस करना है तो सिर्फ उसी के हिसाब से बताएंगे। इस नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। बल का व्यंजक F बराबर ma प्राप्त होता है। अच्छा, बल की परिभाषा क्या है? बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन का प्रयास करता है या अवस्था परिवर्तन कर देता है। अवस्था परिवर्तन कर देता है। जैसे अगर कोई बॉल लुढ़कती हुई आ रही है, ठीक, तो लुढ़कती हुई बॉल पे हम जैसे उसको हाथ से पकड़ लें या उसके रास्ते में कुछ रुकावट डाल दें तो वो जल्दी रुक जाएगी, या हमने आगे को धक्का मार दिया तो और आगे चली जाएगी, तो हमने अवस्था का परिवर्तन कर दिया या अवस्था परिवर्तन का विरोध कर दिया। तो बल का व्यंजक F बराबर m होता है। ये न्यूटन के दूसरे नियम से या गति के दूसरे समीकरण S बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, इसमें से v बराबर u प्लस at, ये जो समीकरण है इन दोनों का प्रयोग करके हमें F बराबर m प्राप्त होता है। तो इसको हम क्लास 9-10 के लिए छोड़ते हैं, हम फिलहाल में अपने कंपटीशन पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा है गति का तीसरा नियम। हाँ, इसी में एक चीज और आती है, संवेग। संवेग क्या होता है? मोमेंटम इंग्लिश में बोलते हैं इसको, मोमेंटम। संवेग संवेग होता है P बराबर mv। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ये समझ लीजिए संवेग बहुत जरूरी चीज है। संवेग से ही हम, जैसे एक बड़ी गाड़ी है एक छोटी गाड़ी है, दोनों का कॉलिजन होता है, टक्कर होती है, मान लो ये एक बड़ी गाड़ी है और ये एक छोटी गाड़ी है, तो
ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये P प्रोपोर्शनल टू M द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, P प्रोपोर्शनल टू V। तो द्रव्यमान पे डिपेंड कर रहा है और वेग पे डिपेंड कर रहा है। अगर इस गाड़ी का बड़ी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी का द्रव्यमान ज्यादा होगा, इसका मान ज्यादा होगा M का मान, और इसका स्मॉल m है, मान लो तो ये ज्यादा है और ये कम है, इसका मान लो 1000 kg है और इसका 500 kg है। तो संवेग अगर वेग दोनों के बराबर है, दोनों की v बराबर है, v1 बराबर v2 है, तो पहली वाली का संवेग mv या m1 v1 मान लो, ये m1 है और ये v1 है, और ये m2 है, ये v2 है, तो ये वाला m1 v1 इससे m2 v2 से ज्यादा होगा। यही कारण है कि जैसे टक्कर होगी तो ये गाड़ी इसमें ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। और ये संवेग वेग पे भी डिपेंड करता है, अगर कोई छोटी गाड़ी है उसका वेग ज्यादा है और द्रव्यमान उसका कम है, किंतु बड़ी गाड़ी है वो धीमी वेग से है, तो बड़ी गाड़ी में नुकसान ज्यादा पहुंच सकता है। जैसे हम किसी बॉल को फेंक के मारते हैं किसी व्यक्ति को, तो उससे चोट कम लगेगी, उसकी बजाय अगर किसी पत्थर को उसी वेग से मारे तो पत्थर से चोट ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा होता है। अगर वेग बराबर है, द्रव्यमान जिसका ज्यादा है, तो संवेग उसी का ज्यादा होता है। इसी के आधार पे फॉर्मूले जैसे न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, तो m1 v1 बराबर m2 v2, इस फॉर्मूला का हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। इसी के ऊपर एक और चीज है जो हम पढ़ेंगे, संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम भी हम अभी कर लेते हैं। संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में लिखा देता हूं। इसमें क्या होता है कि कोई वस्तु है, उसकी दूसरी वस्तु से टक्कर होती है, तो कॉलिजन या टक्कर के पश्चात में दोनों वस्तुओं का संवेग मतलब टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर से बाद का संवेग दोनों बराबर रहते हैं। इसी को हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा नाइदर कैन बी जनरेटेड नॉर कैन बी destroyed, it can be changed into one form to another form। ऐसे ही संवेग है, संवेग केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो सकता है, ये नष्ट नहीं होता है। अगर बाह्य बल लगाया जाएगा तो ही ये कम हो सकता है, अन्यथा अगर कोई बाह्य बल काम नहीं कर रहा है तो संवेग संरक्षण का नियम काम करेगा। तो इसका नियम होता है, जब कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, जब कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे, तो टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग संरक्षित रहता है। इसको बोल सकते हैं हम बराबर होता है। जैसे प्रारंभिक वेग है u1 और प्रारंभिक द्रव्यमान है m1, एक ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, इसका वेग है प्रारंभिक वेग u2 और इसका द्रव्यमान है m2। अब हुई टक्कर इनकी, जैसे ये गाड़ी है और एक ये गाड़ी है, ठीक, इनकी यहाँ टक्कर हो रही है, तो ये टक्कर से पहले का संवेग इसका होगा m1 u1 पहली गाड़ी का, इसका संवेग होगा m2 u2। अब टक्कर के बाद का, टक्कर के बाद द्रव्यमान तो वही रहेगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, तो m1 का m1 होगा, पहली का द्रव्यमान, पहली का द्रव्यमान m1, दूसरी का इसका वेग चेंज हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, अब v2 हो जाएगा, v1 हो जाएगा, सॉरी v1 हो जाएगा, और दूसरी का द्रव्यमान, द्रव्यमान वही रहेगा,
वेग बदल जाएगा, v2 हो जाएगा। तो अब इसका संवेग क्या होगा, पहली का संवेग होगा m1 v1, दूसरी का संवेग होगा m2 v2। तो टक्कर से पहले का इन दोनों का संवेग का योग और इन दोनों के संवेग का योग बराबर होगा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा तुम्हारा m1 v1 प्लस m2 v2। ये टक्कर से पहले का संवेग है और ये टक्कर से बाद का संवेग है। ये दोनों संवेग कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसी को बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। अब क्या होता है, जैसे एक गाड़ी आ रही है, छोटी गाड़ी है, उसके पीछे से बड़ी गाड़ी ने टक्कर मार दी, तो क्या होगा कि टक्कर के बाद में जो छोटी गाड़ी है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जो उसका संवेग है बड़ी गाड़ी का वो छोटी गाड़ी में शिफ्ट हो गया। उसकी वजह से ऐसे ही जैसे कंचा खेलते टाइम पे एक कंचे में दूसरा कंचा मारते हैं फेंक के, तो दूसरा कंचा स्थिर अवस्था में था वो चलने लगता है और दूसरी डायरेक्शन में भाग जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम संवेग संरक्षण का नियम। न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन के तीसरे नियम को एक्शन और रिएक्शन का रूल्स बोलते हैं या लॉ बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर किसी वस्तु पर हम कोई बल लगाते हैं तो वो दूसरी वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है। मतलब जितना बल लगाओगे दूसरी साइड से उतना ही बल लगेगा। इसमें बल बराबर होती है लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। इसमें साइंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, लगभग 40 क्वेश्चन होते हैं साइंस के। तो उसमें से 40 या 25 होते हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं रहा है। तो उसमें से ये क्वेश्चन आया था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल होता है। तो उसमें ये खाली जगह आई थी, तो उसमें क्या भरना था, विपरीत भरना था और बराबर भरना था। दोनों खाली जगहों में बराबर और विपरीत आना था। ठीक है, तो तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया बल के बराबर और विपरीत दिशा में बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है। प्रतिक्रिया बल लगता है। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। रॉकेट, रॉकेट का उड़ना। अगर रॉकेट उड़ रही है तो रॉकेट में पीछे की ओर धुआं निकलता है। जितनी स्पीड से धुआं पीछे की ओर निकलेगा रॉकेट उतनी स्पीड से आगे की ओर बढ़ेगी। ऐसे कोई अगर व्यक्ति तैर रहा है, इसका दूसरा एग्जाम्पल है बंदूक से गोली चलाने पर, बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना। जितनी स्पीड से गोली आगे निकलेगी उसी हिसाब से पीछे की ओर धक्का लगेगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि बंदूक में इतनी बड़ी बंदूक होती है, धक्का कम लगता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि धक्का तो ज्यादा लगना चाहिए, गोली जितनी स्पीड से आ रही है उतनी स्पीड से धक्का लगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें भी संवेग संरक्षण का सिद्धांत कार्य करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो जैसे मान लो कोई गोली है, बंदूक की गोली है, इसका वजन है मान लो 10 ग्राम, तो m1 हो गया 10 ग्राम। और ये मान लो v1 है, इसका 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। बंदूक की गोली की स्पीड कितनी है, 150 मीटर प्रति सेकंड। अब मान लो ये किसी वस्तु में जाके टकराती है जिसका वजन है मान लो किसी व्यक्ति में ही लगती है, या जैसे बंदूक से निकल रही है तो बंदूक का ही वजन मान लेते हैं, मान लो 2.5 kg वजन है। ठीक, तो इसमें कितनी स्पीड से पीछे की ओर धक्का लगना चाहिए, तो v2 हमें निकालना है। तो धक्का जितनी स्पीड से निकलेगा उसी से निकलेगा। m1 v1 बराबर m2 v2। बंदूक में इतना धक्का लगेगा वो हम यहाँ से निकाल के बताते हैं, 10 गुणा 150 बराबर 2.5 मल्टीप्लाई v2। अब ये 2.5 का इधर मल्टीप्लाई इधर भाग हो जाएगा, ये 1500 हो गया बट्टे 2.5। इसको हटा दोगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 25 छक्का 150 600। v2 कितना आया, 600 मीटर प्रति सेकंड। अभी ये गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि m1 हमने 10 ग्राम लिया है और ये किलोग्राम में है, तो दोनों यूनिटें सेम होनी चाहिए।
तो ये मिस्टेक है इसमें। तो 10 ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलोगे तो यहाँ 1000 का भाग देना पड़ेगा। अब भाग देंगे तो ये डाटा अपने आप चेंज होके आ जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो 15/10 इंटू ये 2.5 है, तो 2.5 नीचे आ जाएगा बराबर V2। इसको दशमलव हटा दोगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 0 से ये 0 कट गया, 5 3 15, 5 5 25, 3/5 V2। 5 का भाग देंगे इसमें तो 0.6 मीटर प्रति सेकंड। अब ये वेग कितना आया, ये 1 मीटर पर सेकंड भी नहीं आया, 0.6 मीटर पर सेकंड आया। तो इसमें क्या होता है कि जब बंदूक से गोली निकलती है तो धक्का उसके द्रव्यमान और वेग के हिसाब से पीछे की ओर लगता है, ना कि उसी वेग से पीछे की ओर जाएंगे। अब मान लो बंदूक की गोली स्पीड से निकल रही है 150 की से, तो हम भी 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे नहीं आएंगे। इसमें बंदूक का जो वजन है वो डिपेंड करेगा इस पर। ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन की गति का तीसरा नियम। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम किसी नाव से छलांग मार रहे हैं नदी में, तो नाव जितनी स्पीड से हम आगे बढ़ेंगे उसी संवेग के हिसाब से नाव पीछे की ओर मतलब हट जाएगी, किनारे से पीछे की ओर हटेगी। ऐसे ही जैसे हम कोई व्यक्ति आगे तैर रहा है तो हाथों से आगे जैसे पानी फेंक रहा है या पीछे पैरों से बल लगा रहा है, तो वो दोनों उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये सब लोग जानती हैं। अब हम जैसे कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं कि दीवार में धक्का मारने पर दीवार आगे की ओर नहीं खिसकती है, तो उसमें हमारा द्रव्यमान गुणा वेग दीवार के द्रव्यमान गुणा वेग से बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए दीवार आगे नहीं फिसलती है। तीसरा है, हाँ पहले इससे आवेग पढ़ लेते हैं, जड़त्व को हम बाद में पढ़ेंगे। आवेग क्या होता है? आवेग, आवेग को कहते हैं हम द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को आवेग कहते हैं। इम्पल्स इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, मतलब इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी में ये जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या नाम है, अभी हाँ सरल मशीनें रह गया टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा सरल मशीन। तो सरल मशीन जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम उत्तोलक प्रथम प्रकार के, द्वितीय प्रकार के, तृतीय प्रकार के, ये 3 प्रकार के कैलिवर्स होते हैं, लीवर बोल देते हैं इनको। तो ठीक है, तो इनको हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।